जो बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक सेंसेशन ले जाती है। मोटार वो होती है जो ब्रेन से कमांड देती हैं ऑर्गन को सेंस के रेस्पॉन्स में, ठीक है। और मिक्स जो होती है वो दोनों काम करती है, ठीक है। तो एपिलेप्सी में क्या होता है, जो नर्व्स होती है उसके अंदर इम्बैलेंस सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन होती है। इसको एपिलेप्सी कहा जाता है। इसको रिकरेंट सीजर्स या फिट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो मेनली जो है किसी भी पेशेंट के अंदर एपिलेप्सी को डायग्नोस करने के लिए सीजर्स के 2 एपिसोड 1 मंथ के अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो अगर एपिसोड आ रहे सीजर्स के 1 महीने के अंदर, तो एपिलेप्सी उसे कहा जा सकता है। और ये मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, ठीक है। और बच्चों में खासकर होती है ये, जैसे छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के अंदर फेब्राइल सीजर्स आ जाते हैं। अगर उनका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, हाईली टेम्परेचर पे रहता है बच्चा, तो फिट्स आते हैं, इन्हें फेब्राइल सीजर्स कहा जाता है, ठीक है। दूसरे हम इसकी बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या होंगे एपिलेप्सी के। किसी भी पेशेंट के अंदर रिस्क फैक्टर क्या रहा जाएगा एपिलेप्सी का। तो सबसे पहले बेबी के बर्थ के दौरान जो है, अगर बर्थ एस्फेक्सिया है, डिलीवरी जो है ऑब्स्ट्रक्ट हुई है और बच्चे के ब्रेन तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंची है, तो उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल होगा। उसकी वजह से उसको आगे सीजर से एपिलेप्सी कंडीशन वहाँ पे आ सकती है। दूसरा हेड इंजरी, ब्रेन के अंदर कोई ऐसी हेड इंजरी है जो उसका इम्पैक्ट ब्रेन तक चला गया है, या ब्रेन ट्यूमर है, या जेनेटिक कंडीशन, या फिर ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो, चाहे वो एन्सेफलाइटिस हो। इसके अलावा जो है स्ट्रोक की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी ब्रेन के अंदर कोई भी वेसल जो है रप्चर हो गई हो, ब्रेन हेमरेज हो गया हो, आईसीपी उसका बढ़ गया हो, इस तरह की अगर कोई कंडीशन है तो भी फर्दर लीड कर सकती है एपिलेप्सी को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स जो है इसमें आगे इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग रहते हैं। एक होता है जनरलाइज सीजर, दूसरा होता है फोकल सीजर। जनरलाइज सीजर के अंदर क्या रहेगा, पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व रहेगी, हर एक लिंक उसका इन्वॉल्व रहता है। और फोकल सीजर के अंदर कोई भी एक लिंक रहेगा, या कोई भी एक हिस्सा रहेगा बॉडी का, उसको फोकल सीजर कहा जाएगा, ठीक है। तो 2 तरह के इसके टाइप्स होते हैं। जनरलाइज सीजर के अंदर क्या होता है, कॉमनली एसोसिएटेड रहता है ब्रेन इंजरी से। इसके अंदर जो है सडन जर्किंग, स्टिफनेस, पूरी बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, और जो है पर्सन उसके अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी। जो भी पर्सन है वो सडनली ग्राउंड पे गिर जाता है, इसके अंदर उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, कॉन्शियसनेस उसकी लो हो जाती है। टंग बाइट भी इसमें मिल सकती है। मेनली जो यहाँ पे केयर होती है, फर्स्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी एपिलेप्सी के मरीज में, वो होता है उसको इंजरी से बचाना। कोई भी पर्सन है अगर उसको एपिलेप्सी का सीजर्स का एपिसोड आता है और वो गिरता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है कि उसको चोट ना लगे, जो फर्दर उसको फिर इसमें और परेशानी हो सकती है। उसको वापस से चोट लगती है किसी भी हिस्से में, या सिर में चोट लगती है, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो चीज़ें। और दूसरा होता है फोकल सीजर। फोकल सीजर्स में कोई एक उसमें लिंक उसका इन्वॉल्व रहता है। दूसरा एल्कोहल विड्रॉल सीजर और सूडो सीजर। सूडो सीजर क्या होते हैं कि नामी फोल सीजर, ये कोई इसका ब्रेन से कोई इसका कनेक्टिविटी नहीं है, वही स्ट्रेस लेने की वजह से अगर सीजर्स आ रहे हैं, किसी दूसरे रीजन की वजह से आ रहे हैं, तो इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ सीजर्स एट द एचडब्ल्यूसी पे सीजर्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहेगा कि जो भी सीजर्स का एपिसोड रहेगा वो 1 से 2 मिनट का रहता है। कोई भी सीजर्स का जो एपिसोड रहेगा वो 1 से 2 मिनट तक रहता है नॉर्मली, या 5 मिनट तक हो जा सकता है, ठीक है। तो उसमें काम रहना है, खुद को काम रहना है, या कुछ जो उसके साथ जो भी पेशेंट के साथ उसको भी काम रखना है। ये सेल्फ लिमिट है, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि उसको इंजरी से बचाना है, पेशेंट को इंजरी से बचाना है, वो कहीं गिर ना जाए, कुशन प्रोवाइड करना है उसको। दूसरा पोजीशन देनी है। पोजीशन कौन से देंगे, लेटरल, साइलेंट्रल देंगे, ठीक है। साइलेंट्रल भी देंगे तो पेशेंट एक्सप्रेट ना कर जाए, ठीक है।
तो उसको साइलेंटल पोजीशन दे देंगे। और मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट मिडज़ोलाम नेज़ल स्प्रे 5 mg में आता है, ठीक है, वो देना है, नेज़ल स्प्रे देना है उसको। और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो 5 mg और दे सकते हैं। लेकिन इसकी मिडज़ोलाम सेडेटिव एक तरह का, तो उसको पहले क्या देखना होता है कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए उसको, किसी भी तरह की ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों देखते हैं इसमें, क्योंकि मिडज़ोलाम क्या करता है, मसल को रिलैक्स करता है, तो स्केलेटल मसल्स उसको रिलैक्स करेगा और रिलैक्सेशन की वजह से उसकी जो ब्रीदिंग है वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसको ब्रीदिंग पहले देखना होता है देने से पहले, और पेशेंट के साथ रहना है। इन द केस ऑफ एपिलेप्सी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए कि पेशेंट को ज़्यादा होल्ड नहीं करें, ज़्यादा टाइटली उसको होल्ड ना करें, कुछ कॉन्ट्रैक्शन है तो आगे फर्दर फ्रैक्चर लीड कर सकता है। कुछ खाने को ना दें उसको तुरंत, अगर पेशेंट सीजर्स के बाद उसको खाने के लिए कुछ ना दे, क्यों, क्योंकि एस्पिरेट कर सकता है। दूसरा है कि कोई भी उसको जो शूज़ डू नॉट स्मेल शूज़ एंड अनियन, ठीक है, तो शूज़ या सॉक्स उसको नहीं देना है, जो भी गांव में करते हैं उस तरह की चीज़ें। व्हाट टू डू, क्या करना है, अगर किसी की दवाइयाँ चल रही हैं तो पेशेंट को समझाना है कि कोई भी मेडिसिन स्किप ना करे, वो डेली की जो मेडिसिन है जो भी है स्किप ना करें, एडिक्वेट स्लीप रहे। और जो भी किसी को अगर फीवर रहता है, लंबे समय तक फीवर रहता है, बच्चे को ज़्यादा समय से फीवर है, तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट उसको रेफर करना है आगे फर्दर PSC में CSC में उसको रेफर करना है, तो फर्दर ट्रीटमेंट तो ये सब चीज़ नहीं करनी है। इससे कोई क्वेश्चन